जब आप महसूस करते हैं कि रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, तो आपकी आत्मा का पहला स्पंदन यही होता है कि कुछ टूट गया है, कुछ धूमिल हो गया है। यह वह अवस्था है जब दिल और दिमाग एक साथ लड़ते हैं, एक दूसरे को असंतुलित करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन का कोई भी हिस्सा, चाहे वह प्रेम हो या मानवीय जुड़ाव, नियंत्रण का विषय नहीं है। नियंत्रण हमारे अपने आचरण, सोच और प्रतिक्रिया का है। वास्तविकता यही है कि हमारा प्रेम या समर्पण तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक हम उसे बिना अपेक्षा के देते हैं। जब कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में आता है, तो पहले हमें अपने भीतर के भय और क्रोध को पहचानना चाहिए। क्यों हमारा आत्मसम्मान किसी और के प्रवेश से भयभीत होता है? यह भय हमारे अटैचमेंट की गहराई का प्रमाण है, न कि उस प्रेम की सच्चाई का। स्टोइक्स कहते थे कि मनुष्य की पीड़ा वस्तु की हानि से नहीं, बल्कि उस वस्तु पर हमारी निर्भरता से आती है। यह समझना कि किसी दूसरे का व्यवहार हमारी मानसिक संतुलन का कारण नहीं बन सकता, रिलेशन साइकोलॉजी की मूल बात है। जब आपको पता चले कि कोई तीसरा व्यक्ति है, तो सबसे पहले आप अपने दिल में चल रहे भावों को ठंडे दिमाग से देखिए। स्टोइसिज्म इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अस्थायी होती हैं, पर हमारी भावनाओं पर नियंत्रण दीर्घकालिक शांति लाता है। इमोशनल कंट्रोल का अर्थ यह नहीं है कि आप बिना महसूस किए आगे बढ़ जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने भावों को बिना उभार के देख सकें। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिश्ते में तीसरा आता है, तब पहले व्यक्ति की आत्मधारणा पर प्रश्न उठता है, क्या मैं पर्याप्त था? इस प्रश्न का उत्तर किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपकी स्वयं की समझ और संबंध की वास्तविकता से मिल सकता है। अट्रैक्शन साइकोलॉजी बताती है कि आकर्षण केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं होता। यह प्रक्रिया व्यवहारों, संकेतों और अंतर संबंधों का परिणाम है। जब कोई तीसरा व्यक्ति सबको आकर्षित करता है, तो वास्तविक प्रश्न यह होता है कि संबंध की मूल गहराई क्या थी। स्टोइक दृष्टिकोण से देखें तो हर व्यक्ति के आकर्षण की शक्ति सीमित होती है, परंतु रिस्पेक्ट डायनामिक्स वह आधार है जो रिश्तों को स्थिर रखता है। जब आप अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या मेरे अंदर की कमी ने किसी और को आकर्षित किया, तो यह वही क्षण है जब रिस्पेक्ट डायनामिक्स की समझ पनपती है। सम्मान केवल सम्मान की वापसी की अपेक्षा नहीं है, यह अपने और दूसरे का मूल्य समझने की क्षमता है। स्टोइसिज्म कहती है कि दूसरों का व्यवहार हमारे आंतरिक मूल्य को परिभाषित नहीं कर सकता। यदि आप किसी को प्यार करते हैं, तो प्यार की शुद्धता में सम्मान का स्थान अविभाज्य है। रिस्पेक्ट डायनामिक्स तब कमजोर पड़ती है जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को दूसरों के व्यवहार से जोड़े रखता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जो रिश्ते खुद के मूल्य को बाहरी मान्यता से जोड़ देते हैं, वे अधिक अस्थिर हो जाते हैं। जब तीसरा व्यक्ति आता है, तो वहां पावर बैलेंस का प्रश्न उठता है। क्या आपका रिश्ता शक्ति के आदान प्रदान पर आधारित था या परस्पर समझ के गहन संतुलन पर? स्टोइसिज्म हमें सिखाती है कि शक्ति संतुलन बाहरी पुष्टि से नहीं, आंतरिक संतुलन से आता है। जब कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में प्रवेश करता है, तो उसके प्रभाव को कम आंकना मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अट्रैक्शन साइकोलॉजी यह बताती है कि कभी कभी लोग अपने अंदर के खालीपन को बाहर के आकर्षण से भरने की कोशिश करते हैं। इसी मानसिकता के कारण तीसरे व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, न कि किसी ठोस दोष के कारण। यदि आप शांतचित्त होकर यह समझें कि किसी का आकर्षण केवल एक संकेत है, न कि सत्यापन, तो डिटैचमेंट की कला उत्पन्न होती है। डिटैचमेंट का अर्थ अलगाव नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन से स्थिति का अवलोकन करना है। यह वही स्टोइक मूल बात है कि हम केवल अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं, अन्य किसी पर नहीं। जब आप अपने भीतर खुले मन से देखते हैं कि क्या वास्तव में रिश्ता टूट रहा है या केवल आपके भीतर की अपेक्षाएं टूट रही हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक सत्य से रूबरू होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की जटिलता यह है कि लोग अक्सर अपने आप को और अपने साथी को एक आदर्श में बांध लेते हैं, जिसे वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पाती। स्टोइसिज्म आपको सिखाती है कि वास्तविकता को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही अंतिम शांति है। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी यह बताती है कि उम्मीदों का वास्तविकता से मेल न होना संघर्ष का मुख्य स्रोत है। जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तब संघर्ष यह नहीं कि रिश्ते से कोई और जुड़ गया, बल्कि यह कि आपने रिश्ते को किस सीमा तक परिभाषित किया था। अट्रैक्शन को केवल बाहरी आकर्षण न समझकर आप यह पहचान सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिबद्धता दो अलग धारणाएं हैं। इमोशनल कंट्रोल यह नहीं है कि आप भावनाओं को दबाएं,
यह है कि आप उन्हें बिना निर्णय के देखें। स्टोइक्स कहते थे कि भावनाएं मानव की सबसे स्वाभाविक परिघटनाएं हैं, पर उन्हें प्रतिक्रिया न बनाना ही आत्मसत्व है। जब कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में आता है तो तुरंत क्रोध, ईर्ष्या या भय का उभार स्वाभाविक है। पर प्रश्न यह है कि क्या आप इन भावों को अनुभव करेंगे या उनमें उलझेंगे। बिहेवियर साइकोलॉजी कहती है कि जब आप भावनाओं को प्रतिक्रिया की बजाय अवलोकन की स्थिति में रखते हैं तो संबंधों की जटिलताएं स्पष्ट होने लगती हैं। यह स्पष्टता आपको साइलेंट कॉन्फिडेंस देती है, वह शक्ति जो चुप रहकर भी स्थिर रहती है। जब आप स्टोइक दृष्टि से यह समझते हैं कि रिश्ते में तीसरा व्यक्ति केवल एक घटना है, व्यक्ति नहीं, तो रिस्पेक्ट डायनामिक्स अपने आप संतुलित हो जाती है। यह संतुलन स्वयं सम्मान और आपसी समझ पर आधारित होता है, न कि बाहरी पुष्टि पर। अट्रैक्शन साइकोलॉजी बताती है कि आकर्षण अस्थायी होता है, पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्थायित्व समझ और सम्मान से आता है। स्टोइसिज्म सभी बाहरी परिस्थितियों को क्षणिक कहता है, जो स्थायी है वह आपका आचरण, आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया है। इसी समझ से आप रिलेशन की कठिनाई को स्वीकार कर सकते हैं, न कि उसका विरोध। जब तीसरा व्यक्ति आता है तब पावर बैलेंस की जटिलता हमें सिखाती है कि शक्ति केवल नियंत्रण नहीं, संतुलन है। संतुलन वह है जो आपको अपने आत्मसम्मान को किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति से नहीं जोड़ने देता। यह संतुलन तभी संभव है जब आप भीतर से शांत हों, अपने मूल्य को स्थित रखें और अपने पार्टनर की आज्ञा या अस्वीकृति से स्वयं को परिभाषित न करें। इमोशनल डिटैचमेंट का यह अर्थ नहीं कि प्रेम कम हो गया है, बल्कि यह अर्थ है कि प्रेम बिना अपेक्षा के दिया गया था। स्टोइक्स कहते थे कि प्रेम को स्वतंत्र छोड़ देना ही उसकी सच्ची परीक्षा है। जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो सबसे पहले जो टूटता है वह विश्वास नहीं, बल्कि हमारी अपनी धारणा होती है कि यह रिश्ता स्थायी है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। जब किसी तीसरे की उपस्थिति आपके रिश्ते को हिला देती है तो सबसे पहले अपने भीतर उस अस्थिरता को देखिए, उसे दबाइए नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि असुरक्षा हर रिश्ते की जड़ में होती है, लेकिन वही असुरक्षा हमें आत्म जागरूक बना सकती है। इस समय आपको प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन की आवश्यकता होती है। जैसे एक शांत झील जो तूफान में भी अपने भीतर का प्रतिबिंब बनाए रखती है। दूसरा कदम यह है कि आप अपने भीतर की ईर्ष्या और तुलना को पहचानें। जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो मन स्वाभाविक रूप से तुलना करने लगता है। क्या वह मुझसे बेहतर है? यह तुलना हमारे भीतर के मूल्य को कम करती है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरों के कर्म तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, केवल तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे नियंत्रण में है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि जितनी अधिक तुलना उतना ही अधिक भावनात्मक क्षरण। इसलिए खुद को दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं, अपने आत्मसम्मान के दृष्टिकोण से देखिए। तीसरा काम यह है कि भावनाओं के उबाल में निर्णय न लें। जब किसी तीसरे की उपस्थिति से आक्रोश या पीड़ा बढ़ती है तो तुरंत प्रतिक्रिया करना हमें कमजोर बनाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्रोध एक असुरक्षित प्रेम का बचाव है। जब आप शांत रहकर परिस्थिति को देखने लगते हैं तो स्पष्टता अपने आप उभरती है। स्टोइसिज्म के अनुसार जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसने ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा लिया। उस क्षण में मौन आपका सबसे गहरा उत्तर होता है। चौथा कदम है परिस्थिति को स्वीकारना, विरोध नहीं करना। स्वीकारना का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह कि आप वास्तविकता को समझने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि दर्द तब बढ़ता है जब हम उसे स्वीकारने से इनकार करते हैं। स्टोइक दृष्टि से देखें तो कोई तीसरा व्यक्ति केवल एक बाहरी घटना है जो आपके भीतर की परिपक्वता को परखने आया है। जब आप शांतिपूर्वक स्वीकार करते हैं कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तभी आप मुक्त होते हैं। पांचवां काम है अपनी चुप्पी को शक्ति बनाना। बहुत लोग सोचते हैं कि जवाब देना ही ताकत है, जबकि मौन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। चुप रहना, अपने भीतर के संतुलन को बचाना और शब्दों के बजाय उपस्थिति से उत्तर देना, यही साइलेंट कॉन्फिडेंस की पहचान है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी के अनुसार मौन में आत्मसम्मान की गहराई झलकती है और यह वही क्षण होता है जब दूसरा व्यक्ति पहली बार आपके मूल्य को महसूस करता है। छठा काम यह है कि आप अपने आत्मसम्मान को उस व्यक्ति की नजर से नहीं, अपनी नजर से परखें। जब कोई तीसरा रिश्ते में आता है तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम पर्याप्त नहीं थे। यह भ्रम है।
स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्म मूल्य बाहरी व्यवहार से नहीं घटता। जब आप भीतर से जानते हैं कि आपने सम्मान, सच्चाई और निष्ठा दी थी, तो किसी तीसरे की उपस्थिति आपके मूल्य को नहीं छू सकती। मनोविज्ञान के अनुसार आत्मसम्मान तब सबसे दृढ़ होता है जब वह बाहरी पुष्टि पर निर्भर नहीं करता। 7वां कदम, नियंत्रण छोड़ना सीखिए। जिस रिश्ते को आप जितना कसकर पकड़ते हैं, वह उतना ही फिसलता है। स्टोइसिज्म का सार यही है कि नियंत्रण केवल अपने विचारों और आचरण पर रखें, दूसरों के निर्णयों पर नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं कि जो चला गया वह मेरी शांति का पात्र नहीं था, तो भीतर से स्वतंत्रता का जन्म होता है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी यह स्पष्ट करती है कि नियंत्रण की चाह रिश्ते को बंधन में बदल देती है, जबकि स्वीकृति उसे सहज बनाए रखती है। 8वां काम यह है कि अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति पर नहीं, अपने संतुलन पर लगाइए। जब हम किसी तीसरे को दोष देते हैं, तो अपनी शक्ति उसी को सौंप देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जिस पर तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा स्वामी है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि भावनात्मक ऊर्जा वहीं बढ़ती है जहां ध्यान जाता है। इसलिए अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर ले जाएं। वही पुनर्स्थापना का आरंभ है। 9वां कदम, सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखना। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं, बल्कि यह कि आप भावनाओं में डूबे बिना स्पष्ट रहें। जब आप संयमित होकर पीछे हटते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अपनी गरिमा में लौट आता है। मनोविज्ञान कहता है कि दूरी हमेशा विरक्ति नहीं लाती, कभी कभी वही सबसे गहरी समझ की शुरुआत होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उससे सहज दूरी ही शांति का मार्ग है। 10वां काम, मौन में अपनी सच्चाई को जीना। जब सब बोलते हैं, तब जो चुप रहता है वही सबसे गहराई से समझ रहा होता है। जब आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि प्रेम नियंत्रण नहीं, समझ है, निकटता अधिकार नहीं, आस्था है, तब आप वास्तव में परिपक्व हो जाते हैं। स्टोइसिज्म और मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं, रिश्ते का अंत कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा भीतर की समझ से शुरू होता है। यही वह शांति है जो सबसे बड़ा उत्तर है, बिना बोले, बिना लड़े, बस समझ के रूप में। जब रिश्ते में कोई तीसरा आता है, तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वह भरोसा नहीं, बल्कि नियंत्रण का भ्रम होता है। हमें लगता है कि हम किसी के व्यवहार को अपने प्रेम से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हमारा नियंत्रण केवल हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों पर होता है, किसी और के मन या कर्म पर नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि रिश्ते में सबसे बड़ी पीड़ा हक के खोने की नहीं, बल्कि संतुलन के खोने की होती है। जब तीसरा व्यक्ति आता है, तो आपको यह स्वीकारना होगा कि जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपका आचरण स्थिर रहना चाहिए। यही सच्चा स्टोइक कंट्रोल है, जब आप अस्थिरता के बीच भी स्थिर बने रहते हैं, बिना शोर, बिना शिकायत। जब दिल को चोट लगती है, मन बदला चाहता है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, बदला आत्मा की गहराई को और अस्थिर कर देता है। जब आप किसी तीसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, तो आप अपने ही मूल्य को घटा देते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार तुलना मानसिक विष है, यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। इसलिए खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जो व्यक्ति आपको खोने को तैयार है, वह कभी वास्तव में आपका था ही नहीं। अपने भीतर मौन रखिए, क्योंकि मौन में एक गरिमा होती है। वह किसी तर्क से नहीं, बल्कि उपस्थिति से सम्मान दिलाती है। तीसरा व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, वह एक आईना होता है जो आपके रिश्ते की गहराई दिखाता है। अगर रिश्ता भावनात्मक परिपक्वता पर बना है, तो कोई तीसरा उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर रिश्ता अहंकार, आदत या निर्भरता पर टिका है, तो उसकी जड़ें पहले से ही कमजोर थीं। एपिक्टेटस ने कहा था, किसी बाहरी चीज से परेशान होना यह दर्शाता है कि तुमने अपनी शांति उसी में बांध रखी है। इसीलिए तीसरे के आने पर घबराने की बजाय अपने भीतर झांकिए। क्या आपने अपनी शांति किसी और की मौजूदगी पर आधारित कर ली थी? अगर हाँ, तो यही क्षण है जब आपको स्वयं को लौटाना है। जब आप धोखे या दूरी की चोट महसूस करते हैं, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। भावनाएं उस समय सत्य नहीं दिखाती, वे केवल प्रतिक्रिया दिखाती हैं। रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि भावनाएं तरंगों की तरह होती हैं। वे उठती हैं, डगमगाती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जो व्यक्ति भावनाओं के शोर से ऊपर उठ जाता है, वही सच्ची दृष्टि पा लेता है।
इसीलिए इस समय का उपयोग निर्णय के लिए नहीं, बल्कि अवलोकन के लिए कीजिए। खुद को स्थिर रखिए और देखें कि कौन आपके साथ रहने योग्य है और कौन केवल आदत से जुड़ा था। जब कोई तीसरा आपके रिश्ते में आता है तो उसका मतलब हमेशा बेवफाई नहीं होता। कभी कभी यह संकेत होता है कि संवाद मर चुका है। स्टोइक विचारधारा कहती है कि सच्ची समझ वही है जो ईमानदारी से सत्य का सामना करे। इसलिए अपने साथी से बातचीत करने से मत डरिए, लेकिन संवाद में क्रोध नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए। रिलेशनशिप साइकोलॉजी ये बताती है कि जब दो लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं तो तीसरे की आवाज अधिक आकर्षक लगने लगती है। इसलिए शांत स्वर में यह समझिए, आप कहां से टूटे और क्या अब भी कुछ जोड़ने की संभावना है। आत्मसम्मान उस क्षण की सबसे बड़ी ढाल है। जब कोई तीसरा आता है तो सबसे पहले लोग अपनी गरिमा खो देते हैं। वे प्रश्न करने लगते हैं, मनाने लगते हैं, गिरने लगते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा सम्मान भीतर से आता है, न कि दूसरे की मान्यता से। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं को उसी रूप में स्वीकारना, चाहे दूसरा व्यक्ति कैसे भी व्यवहार करे। जब आप अपने भीतर यह स्थिरता पा लेते हैं तो आपकी उपस्थिति अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। और यही वह क्षण है जब दूसरा व्यक्ति पहली बार आपकी शांति से डरता है। अपने मन की दिशा बदलना भी एक कला है। जब आप बार बार सोचते हैं कि वह अब दूसरे के साथ है तो आप अपनी ऊर्जा उसी पीड़ा में फंसा लेते हैं। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारे विचार ही तुम्हारे संसार का निर्माण करते हैं। साइकोलॉजी ये बताती है कि जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए ध्यान अपने भीतर की मजबूती, शांति और वास्तविकता पर लगाइए। तीसरे व्यक्ति को अपने विचारों में स्थान देना उसे आपके जीवन में और गहराई से जड़ें जमाने जैसा है। उसे नहीं, खुद को केंद्र में रखिए। मौन रखना केवल प्रतिक्रिया न देना नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण का उच्चतम रूप है। जब आप शांति से देखते हैं कि कौन जा रहा है, कौन रह रहा है, बिना रोके, बिना झुके, तो आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इस अवस्था को इमोशनल डिटैचमेंट विद अवेयरनेस कहता है। इसका अर्थ है भावनाओं को महसूस करना पर उनमें बह न जाना। यही स्टोइक अवस्था है जहां व्यक्ति परिस्थिति में रहता है पर उससे बंधा नहीं होता। ये वही मौन है जो सब कुछ कह देता है बिना बोले। जब किसी तीसरे की उपस्थिति आपको तोड़ती है तो याद रखिए, यह टूटन भी विकास का एक रूप है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे उत्कर्ष के लिए होता है। यह परिस्थिति आपको यह दिखाने आई है कि आपने अपना संतुलन कहां खो दिया था। जब आप इस दर्द को बुद्धि से देखते हैं तो यह आपको मजबूत नहीं बल्कि स्पष्ट बनाता है। यही क्लैरिटी आगे के जीवन में आपको हर भावनात्मक जाल से मुक्त रखती है। अंत में जब सब कुछ धुंधला लगे तब कुछ मत कीजिए, बस चुप रहिए, देखिए और स्वीकारिए। यही अंतिम स्टोइक क्रिया है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हीलिंग हमेशा मौन में होती है, न कि बहस या प्रतिशोध में। जब आप चुप रहते हैं तो जो आपको खो चुका है वह अपने भीतर पहली बार खालीपन महसूस करता है। और वही मौन, वही संतुलन, वही शांति आपका सबसे गहरा उत्तर बन जाती है। जो आपके भीतर स्थिर है उसे कोई तीसरा कभी हिला नहीं सकता। जब कोई तीसरा आपके रिश्ते में आता है तो सबसे पहले जो चीज डगमगाती है वह आपका मन नहीं, आपकी अपेक्षा होती है। हमें लगता है कि जिसे हमने दिल से चाहा वह हमेशा वैसा ही रहेगा, लेकिन स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि जो चीजें बदल सकती हैं उन पर स्थायित्व की उम्मीद करना मूर्खता है। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तब आप ये समझ पाते हैं कि रिश्ते किसी स्वामित्व का रूप नहीं बल्कि एक प्रवाह है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी तीसरे की मौजूदगी आपको अस्थिर करती है तो वह इस बात का संकेत है कि आपने अपने आत्म मूल्य को किसी दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर कर लिया है। उस क्षण अपनी शांति को वापस लेना सबसे पहला कदम होता है। जब दिल टूटा हो तो मौन ही सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया होती है। जो लोग दर्द में तुरंत जवाब देते हैं वे अपने शब्दों से अपने मूल्य को कम कर देते हैं। स्टोइक सोच कहती है कि शांति किसी परिस्थिति का इनकार नहीं बल्कि उसका परिष्कृत स्वीकार है। मॉडर्न साइकोलॉजी ये बताती है कि मौन एक आत्म सुरक्षा तंत्र है जो व्यक्ति को तुरंत प्रतिक्रिया से बचाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आपके भीतर एक ऊर्जा संचित होती है जो निर्णय की नहीं बल्कि समझ की जन्म देती है। उसी मौन से आपका संयम प्रकट होता है और वही आपकी सबसे गहरी ताकत बन जाता है।
तीसरे व्यक्ति का आना कभी अचानक नहीं होता। ये उस संवाद की जगह लेता है जो रिश्ते में धीरे धीरे समाप्त हो गया था। जब दो लोग एक दूसरे की बात सुनना बंद कर देते हैं, तब बाहरी आवाजें आकर्षक लगने लगती हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि दोष दूसरों में नहीं, उन रिक्तियों में होता है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी के अनुसार संवाद न होना ही भावनात्मक दूरी की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस क्षण अपने भीतर पूछिए, क्या आप दोनों अभी भी बात कर रहे हैं या केवल आदत में जी रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर ही आपको दिशा दिखाएगा। जब कोई तीसरा आपके रिश्ते में आता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह बेहतर है, बल्कि यह कि आपके साथी ने किसी और में वह देखा जो शायद वह अपने भीतर खो चुका था। यह समझ दर्द को कम करती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि मनुष्य की हर क्रिया उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि आकर्षण अक्सर अपूर्णता की खोज से जन्म लेता है। इसलिए खुद को दोष देना छोड़िए और यह देखिए कि आप अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हैं, दूसरे को समझने में या स्वयं को पुनः समझने में। जब आप प्रतिक्रिया देना चाहें तो पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या यह उत्तर मुझे शांति देगा या अस्थिरता? स्टोइसिज्म कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही बोलता है जो आवश्यक है, न कि जो तुरंत कहना अच्छा लगता है। रिलेशनशिप साइकोलॉजी के अनुसार जब हम भावनाओं के अधीन बोलते हैं तो हम सच्चाई नहीं बल्कि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। इसलिए रुकिए, सांस लीजिए और फिर बोलिए। कभी कभी कुछ न कहना भी सबसे गहरा संवाद होता है, क्योंकि वह आपकी परिपक्वता को शब्दों से अधिक गहराई से प्रकट करता है। रिश्ते में सम्मान का आधार विश्वास नहीं, व्यवहार होता है। जब कोई तीसरा आता है तो आपका पहला प्रश्न यह होना चाहिए, क्या मैं अभी भी अपने मूल्य पर अडिग हूं? स्टोइक सोच कहती है कि दूसरे का कर्म हमारे आत्मसम्मान को तब तक नहीं छू सकता जब तक हम स्वयं उसे छूने न दें। मनोविज्ञान के अनुसार सेल्फ रिस्पेक्ट केवल शब्द नहीं, व्यवहार की निरंतरता है। इसलिए अपने भीतर वह संतुलन बनाए रखिए जो आपको न तो कठोर बनाए और न ही कमजोर। जो अपने मूल्य को नहीं भूलता वही खोने के बाद भी ऊंचा खड़ा रहता है। जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वास्तव में एक नया आप जन्म ले रहा होता है। एपिक्टेटस कहते थे, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके खोने से दुख नहीं होना चाहिए। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि हर ब्रेकडाउन एक ब्रेक थ्रू से पहले आता है। यह समय आपके भीतर के पैटर्न को पहचानने का है। क्या आपने पहले भी बार बार वही भावनात्मक जाल चुना है? यह देखना खुद को बदलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा व्यक्ति केवल रिश्ते की परीक्षा नहीं, आपकी आत्म जागरूकता की भी परीक्षा है। जब आप भीतर से समझते हैं कि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं होता, तब आपकी पीड़ा बदलने लगती है। स्टोइक दृष्टि में जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं, और जो वास्तव में आपका है उसे कोई तीसरा छू भी नहीं सकता। रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि परिपक्व प्रेम वही है जो किसी की स्वतंत्रता में भी अपना स्थान बनाए रखे। इसलिए उस स्वतंत्रता को अपनाइए और उसमें अपनी गरिमा को खोजिए। नियंत्रण की चाह हर पीड़ा की जड़ है। जब हम किसी को खोने से डरते हैं तो हम उसे कसकर पकड़ने लगते हैं, और वही पकड़ उसे और दूर कर देती है। स्टोइसिज्म कहता है कि नियंत्रण केवल हमारे दृष्टिकोण पर है, न कि किसी और की पसंद पर। साइकोलॉजी यह बताती है कि हर व्यक्ति अपने भावनात्मक अनुभव के लिए स्वतंत्र है। इसलिए किसी को वापस लाने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहने की क्षमता ही सच्चा उत्तर है। यही वह क्षण होता है जब आपकी मौन उपस्थिति किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली बन जाती है। अंत में जब आप सब कुछ देख चुके हों, तीसरे का आना, अपने साथी का बदलना और अपनी भावनाओं का टूटना, तब केवल एक चीज बचती है, स्वीकृति। यह स्वीकृति समर्पण नहीं, परिपक्वता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो कुछ भी घटता है वह आवश्यक था। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, वास्तविकता को बिना विरोध के स्वीकारना। जब आप ऐसा करते हैं तब आपका मन शांत हो जाता है, और वही शांति आपका अंतिम उत्तर बनती है, मौन, स्थिर और अद्भुत रूप से शक्तिशाली। जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में आता है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा अधिकार नहीं, और उसी को स्वीकार करने में सच्ची बुद्धिमत्ता छिपी है। जब कोई रिश्ता तीसरे की उपस्थिति से हिलता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया,
बल्कि यह है कि अब आपको अपने भीतर झांकने का समय आ गया है। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि किसी तीसरे का आना अक्सर यह संकेत होता है कि भावनात्मक जुड़ाव पहले से कमजोर था। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है अपनी शांति को बनाए रखना। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप अपनी गरिमा को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि हर शांति वही नहीं होती जो बाहर दिखे। असली शांति वह है जो भीतर से आती है। जब कोई तीसरा रिश्ते में आता है तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है खुद को दोष देना या तुलना करना, लेकिन यही वह जगह है जहां आपको ठहरना चाहिए। स्टोइक विचारक कहते थे कि तुम्हारी कीमत दूसरे की समझ से नहीं घटती। कंपैरिजन एक मानसिक जाल है जो आपको दूसरों के मानकों पर तौलने को मजबूर करता है। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार सोचने से व्यक्ति अपनी आत्म छवि को कमजोर करता है। इसीलिए खुद की तुलना किसी और से न करें। आपका मूल्य आपके कर्म, आपकी निष्ठा और आपकी स्थिरता से तय होता है, न कि किसी तीसरे की उपस्थिति से। अपनी चुप्पी और गरिमा को बरकरार रखिए, वही आपका सबसे सशक्त उत्तर है। रिश्ते में जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो यह केवल प्रेम की नहीं, शक्ति संतुलन की भी परीक्षा होती है। हर संबंध में पावर डायनामिक्स होता है। कौन अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ा है, कौन अधिक नियंत्रण में है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही बताती है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे आकर्षक गुण है। इसलिए खुद को कमजोर मत दिखाइए, भले ही मन रोना चाहे। जो अपनी शांति को बचा लेता है वही अपनी गरिमा को बचाता है। याद रखिए, सम्मान कभी भी विनती से नहीं, दूरी से वापस आता है। जब दिल टूटता है तो आत्मा भी प्रश्न करती है, मैंने ऐसा क्या किया कि उसने किसी और को चुन लिया? यह प्रश्न स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर आपको भीतर ही मिलेगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर व्यक्ति वही करता है जो उसकी प्रकृति, परिस्थिति और चेतना अनुमति देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे की ओर आकर्षित होता है तो वह अक्सर अपने भीतर की कमी पूरी करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसका अर्थ यह नहीं कि आप में कुछ कमी थी, बल्कि यह कि सामने वाला व्यक्ति अपनी अधूरी समझ का शिकार था। अपने आत्मसम्मान को इस निर्णय से जोड़ना स्वयं के साथ अन्याय है। जब रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आ जाए तो संवाद करना भूलिए नहीं, परंतु अपने शब्दों का चयन करें। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि क्रोध में कही गई बात हमेशा पश्चाताप में सुनी जाती है। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी बताती है कि किसी भी भावनात्मक स्थिति में बोलने से पहले मन को शांत करना आवश्यक है। शांत स्वर में बात करना हमेशा आक्रोश से अधिक प्रभावी होता है। आपकी आवाज अगर स्थिर है तो उसका असर गहराई तक जाता है। इसलिए बात कीजिए, लेकिन शब्दों से नहीं, अपनी संयमित उपस्थिति से। डिटैचमेंट का अर्थ निष्ठुर होना नहीं, बल्कि वस्तु स्थिति को वैसा देखने की क्षमता रखना है जैसी वह है। जब तीसरा व्यक्ति किसी रिश्ते में आता है तो डिटैचमेंट की कला सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि बुद्धिमान वही है जो अपने मन को नियंत्रित रख सके, भले परिस्थिति कितनी भी अस्थिर हो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल डिस्टेंस व्यक्ति को दृष्टिकोण देती है। आप जितना दूर से देखते हैं उतना स्पष्ट देखते हैं। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बस देखिए, समझिए और महसूस कीजिए कि आपकी शांति किस ओर है। किसी तीसरे की उपस्थिति आपको यह दिखाती है कि आप अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहे थे, प्रेम में या उस व्यक्ति को समझाने में कि आप प्रेम योग्य हैं। स्टोइक दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को साबित करने में व्यस्त है वह पहले ही अपनी शांति खो चुका है। साइकोलॉजी कहती है कि सच्चा आत्मसम्मान वही है जो प्रमाण नहीं मांगता। इसीलिए खुद को किसी के सामने सिद्ध करने की कोशिश मत कीजिए। जो आपको देखना चाहता है वह आपकी चुप्पी में भी सब समझ लेगा, और जो नहीं देखना चाहता उसे 1000 शब्द भी नहीं बदल सकते। जब कोई तीसरा रिश्ते में आता है तो यह जरूरी है कि आप अपने आत्म संतुलन को बनाए रखें। स्टोइसिज्म के अनुसार जीवन की हर परीक्षा आपके मन की स्थिरता को परखने आती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि ओवर रिएक्शन हर स्थिति को और बिगाड़ देती है। इसलिए खुद को पीछे खींच लीजिए और स्थिति को कुछ दूरी से देखिए। जब आप खुद को थोड़ा दूर कर लेते हैं तो आप दर्द को नहीं, सच्चाई को देखना शुरू करते हैं। यही मानसिक परिपक्वता है, स्थिति के शोर से ऊपर उठकर उसकी प्रकृति को समझना। तीसरे व्यक्ति के आने पर लोग अक्सर सोचते हैं, उसे मुझसे ज्यादा क्या मिला? लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है, मैंने खुद से क्या खो दिया?
जब आप किसी के लिए अपना सम्मान, अपनी शांति और अपना आत्म संतुलन खो देते हैं, तो आप अपने ही विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्म संयम किसी भी प्रेम से बड़ा गुण है। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल डिपेंडेंसी हर रिश्ते की जड़ को कमजोर करती है। इसलिए अपने भीतर लौट आइए और याद रखिए, जिसे आप खो रहे हैं वह शायद वैसा कभी था ही नहीं जैसा आपने सोचा था। अंत में जब सब बदल गया हो, तब भी अपनी स्थिरता को मत छोड़िए। यही सच्ची स्टोइक अवस्था है। परिस्थिति बदल जाए पर आपका स्वभाव न बदले। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हीलिंग हमेशा एक्सेप्टेंस से शुरू होती है, कंट्रोल से नहीं। जब आप स्वीकार करते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप स्वयं को मुक्त कर देते हैं। उस स्वतंत्रता में एक गहरा मौन होता है और उसी मौन में शांति जन्म लेती है। यही वह क्षण है जब आप महसूस करते हैं कोई तीसरा आपको हिला नहीं सकता, जब तक आप स्वयं अपनी शांति को न छोड़ें। अंत में जब आप स्टोइक समझ और मॉडर्न साइकोलॉजी के संतुलन के साथ विचार करें कि कोई तीसरा व्यक्ति वास्तव में कोई बाधा नहीं बल्कि एक परख की प्रक्रिया है, तब आप स्वयं के भीतर की गहराई को पहचानते हैं। यह वह जगह है जहां साइलेंट कॉन्फिडेंस जन्म लेती है, वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बल्कि शांति में प्रकट होती है। यह शांति आपको किसी के व्यवहार से टूटा नहीं होने देती। यह शांति आपको ऐसा देखने देती है जैसे सब कुछ पहले जैसा ही है, बस आपके दृष्टिकोण की स्पष्टता बदल गई है। यह अंत शांत है, बिना किसी उभार या क्षुब्धता के, केवल एक गहरा अवलोकन जो आपको स्वयं के और रिश्ते के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। यह वीडियो शुरू होती है एक ऐसी खामोशी से जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस बोलना बंद हो जाता है, और उस चुप्पी में एक ऐसा शोर छिपा होता है जिसे सिर्फ वही सुन पाता है जिसने कभी दिल से महसूस किया हो। जब तुम बोलना छोड़ देते हो, तो वो व्यक्ति जो तुम्हारी आवाज का आदी था, अचानक अपनी ही सोचों के जाल में फंस जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया से कुछ भारी चीज हट गई हो, लेकिन कुछ दिनों बाद एहसास होता है कि वो चीज तुम थे, और अब उसकी शांति उसी की बेचैनी बन गई है। यही स्टोइसिज्म का पहला नियम सिखाता है, तुम अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो, न कि दुनिया की गतिविधियों पर। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम्हारा मौन उसकी आत्मा का आईना बन जाता है, जिसमें वो अपना असली रूप देखने को मजबूर होता है। कभी कभी किसी को सजा देने का सबसे बुद्धिमान तरीका होता है अपना भावनात्मक निवेश वापस लेना। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है जिसे उसने हल्के में लिया हो। जब तुम उसकी आदत बन गए थे, तो तुम्हारी उपस्थिति उसे सामान्य लगती थी, लेकिन जब तुम बिना शिकायत चले जाते हो, तो उसका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए तड़पने लगता है। यही डिटैचमेंट का सबसे ऊंचा रूप है, जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी बेचैनी बन जाए और तुम्हारा मौन उसकी सजा। तुम कुछ कहो नहीं, बस अपनी उपस्थिति को वापस खींच लो। यही मन की शक्ति है, जहां प्रतिक्रिया की जगह अवलोकन ले लेता है। रिश्तों में शक्ति का संतुलन हमेशा उस व्यक्ति के पास होता है जो अपने भावों पर नियंत्रण रखता है। एक व्यक्ति जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो धीरे धीरे दूसरे की भावनाओं का दास बन जाता है। जबकि स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वही संबंध में असली शक्ति रखता है। जब तुम बोलना बंद करते हो, तुम शक्ति के केंद्र में आ जाते हो। वो व्यक्ति जो तुम्हें हल्के में लेता था, अब तुम्हारे मौन से असहज होता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। यही मौन सम्मान की सबसे गहरी भाषा है, जो शब्दों से नहीं बल्कि दूरी से सिखाती है कि किसे महत्व देना चाहिए और किसे नहीं। हर इंसान अपने अहंकार का कैदी होता है। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम उसके अहंकार को दर्पण दिखाते हो। वो तुम्हारे संदेशों की प्रतीक्षा करता है, तुम्हारे शब्दों की तलाश करता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो वो भीतर से सवाल करने लगता है, कहीं मैं गलत तो नहीं था। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी चुप्पी उसका आत्मसंघर्ष बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि रिजेक्शन साइलेंस से ज्यादा गहरा कुछ नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके स्वयं के भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। तुम कुछ न कहकर भी उसे सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हो। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा आत्मसम्मान तब दिखाई देता है जब हम अपनी भावनाओं को दूसरों के व्यवहार से जोड़ना बंद कर देते हैं। जब कोई तुम्हारे प्रति अनुचित होता है और तुम फिर भी शांत रहते हो, तो यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का शिखर है। तुम्हारी चुप्पी उस व्यक्ति के सामने एक अदृश्य दर्पण रख देती है, जिसमें वो अपनी अस्थिरता,
और तुम्हारी स्थिरता के बीच का अंतर देखता है। यही वह क्षण है जब सम्मान का संतुलन बदलता है। अब वो तुम्हें समझना चाहता है और तुम सिर्फ देखते हो, बोलते नहीं। आकर्षण कभी शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा और उपस्थिति से पैदा होता है। जब तुम शांत, संयमित और दृढ़ बने रहते हो, तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा महसूस करता है। उसे लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई रहस्य है, कोई गहराई है जो उसकी समझ से परे है। यही वह मनोवैज्ञानिक आकर्षण है जो चुप्पी से जन्म लेता है। शब्द अक्सर स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन मौन जिज्ञासा पैदा करता है, और जिज्ञासा ही आकर्षण की जड़ है। जब तुम मौन रहते हो, तुम रहस्यमय बन जाते हो, और मन हमेशा रहस्य की ओर खींचता है। सम्मान किसी को सिखाने की चीज नहीं, दिखाने की चीज है। और कभी कभी सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हारे बोलने में नहीं, बल्कि इन बोलने में होता है। जब तुम खुद को पीछे खींचते हो, जब तुम अपने समय और ध्यान की कीमत समझते हो, तभी दूसरा व्यक्ति तुम्हें समझना शुरू करता है। चुप रहकर तुम यह संदेश भेजते हो कि मेरी शांति तुम्हारे शोर से बड़ी है। यही वह पल है जब रिश्ते का संतुलन बदलता है और शक्ति उस व्यक्ति के पास लौटती है जो शांत है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा मौन किसी को फर्क नहीं डालता। हर बार जब वो तुम्हें याद करता है और जवाब नहीं मिलता, वो अपनी गलतियों को गिनने लगता है। मनोवैज्ञानिक रूप से एब्सेंस क्रिएट्स टेंशन, और यह टेंशन ही रिफ्लेक्शन में बदलती है। यही स्टोइक तरीका है, किसी को सजा नहीं देना, बल्कि उसे उसकी ही सोच के हवाले कर देना। क्योंकि हर इंसान अपने भीतर सबसे गहरी सजा खुद को देता है, जब उसे एहसास होता है कि उसने किसी सच्चे दिल को खो दिया है। जब तुम बोलना बंद करते हो, तो सामने वाले की दुनिया अचानक स्थिर नहीं, बल्कि अस्थिर हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर था, उसे पहली बार अपनी ही आवाजों का शोर सुनाई देने लगता है। यही मौन की असली ताकत है। यह व्यक्ति को उसके भीतर के खालीपन से परिचित कराता है। स्टोइसिज्म कहता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। जब तुम उस परीक्षा में मौन चुनते हो, तो तुम स्थिति से ऊपर उठ जाते हो। मनोवैज्ञानिक रूप से भी साइलेंस एक प्रकार का मिरर इफेक्ट बनाता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मौन से टकराता है, तो उसे अपनी ही गलतियां सुनाई देने लगती हैं। इसलिए चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धि का चरम रूप है। कभी कभी अपने भावनाओं को रोक लेना किसी को शब्दों में समझाने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। जब तुम अपनी भावनाओं का बहाव रोकते हो, तो सामने वाले को एहसास होता है कि अब वह तुम्हारे अंदर नहीं झांक सकता। यह भावनात्मक दूरी एक मनोवैज्ञानिक दीवार बनाती है, जिसे पार करने के लिए व्यक्ति बेचैन हो उठता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह कहता है कि दूसरों को नहीं, खुद को संभालना ही सबसे बड़ी जीत है। और जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तब दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। हर संबंध में शक्ति उसी के पास होती है जो अपने व्यवहार से नहीं, अपने मौन से जवाब देता है। क्योंकि शब्द बहस को जन्म देते हैं, लेकिन मौन आत्ममंथन को। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी को तुम्हारा ध्यान नहीं मिलता, तो उसका मस्तिष्क रिवॉर्ड सिस्टम में असंतुलन महसूस करता है, और वही असंतुलन उसे भीतर से खा जाता है। इसलिए कभी कभी बोलने की बजाय बस अपने समय और उपस्थिति को वापस ले लेना चाहिए। यह किसी को चोट नहीं देता, बल्कि उन्हें उनकी अपनी सोच से मिलवाता है। तुम्हारा मौन तब सबसे शक्तिशाली होता है जब वो प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि निर्णय बन जाए। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची शक्ति का मतलब है अपनी शांति को किसी के भी व्यवहार से प्रभावित न होने देना। जब तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो, तो सामने वाला चाहे जितना शोर करे, तुम उसके ऊपर हो जाते हो। यह वही स्थिति है जहां तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा तड़पता है जब उसे किसी का स्पष्टीकरण नहीं मिलता, और यही मौन का सबसे गहरा प्रतिशोध है। कभी किसी को यह मत बताओ कि उन्होंने तुम्हें कितना चोट पहुंचाया, बस खुद को चुपचाप दूर कर लो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे भावों को हल्के में लेता है, उसे शब्दों की नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति की जरूरत होती है। जब उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत थी, तो तुम्हारा मौन उसकी असुरक्षा को उजागर कर देता है। यह वही मनोवैज्ञानिक खिंचाव है जो हर इंसान महसूस करता है जब उसे एहसास होता है कि कोई अब उसे महसूस नहीं करता। यही स्टोइक डिटैचमेंट की असली सुंदरता है, शांति के जरिए सिखाना बिना बोले। जब तुम किसी को जवाब देना बंद करते हो, तुम उसके मन में एक मेंटल लूप शुरू कर देते हो। वो बार बार सोचता है कि उसने क्या गलत किया। यह लूप उसे सजा नहीं, बल्कि सीख देता है। स्टोइसिज्म में इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन थ्रू साइलेंस कहा जाता है।
मौन सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो सामने वाले को उसके ही विचारों से बांध देती है। जितना तुम कम बोलते हो, उतना ही उसका दिमाग ज्यादा सोचता है, और यही सोच उसकी बेचैनी बन जाती है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो हर स्थिति में शक्तिशाली होता है। रिश्तों में लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, जबकि एक स्टोइक आत्मा जानती है कि सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। जब तुम शांति बनाए रखते हो तो तुम सामने वाले की शक्ति को निष्क्रिय कर देते हो। यह वही मानसिक युद्ध है जिसमें जीतने वाला हमेशा वो होता है जो शांत रहता है, क्योंकि मौन कभी पराजित नहीं होता। वो इंतजार करता है और फिर समय उसके पक्ष में बोलता है। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारी शांति किसी का अपराध बोध बन सकती है। जब कोई तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाता तो वो अपनी हर हरकत पर शक करने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि गिल्ट और कंफ्यूजन का मिश्रण व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। इसलिए जब तुम चुप रहो तो भीतर यह समझ होनी चाहिए कि तुम्हारा मौन एक उपचार है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज है जो बिना शब्दों के भी स्पष्ट बोलती है। जब तुम अपने मौन को अपनी गरिमा बना लेते हो तब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहरी तूफान तभी असर करते हैं जब अंदर स्थिरता ना हो। जब तुम्हारा मन स्थिर है तो दुनिया की सबसे बड़ी हानि भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और यही अवस्था दूसरों को विचलित करती है, क्योंकि वे तुम्हारे ऊपर असर डालना चाहते हैं पर नहीं डाल पाते। ये वही मनोवैज्ञानिक उलझन है जो किसी को भीतर से जला देती है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। अंत में याद रखो, मौन कभी बदला नहीं होता, यह आत्मसम्मान का रूप है। जब तुम किसी को बिना कहे छोड़ देते हो तो तुम उसे उसकी ही चेतना के हवाले कर देते हो। वो चाहे दिखाए कि उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भीतर वो तुम्हारी अनुपस्थिति से लड़ रहा होता है। यही स्टोइक दृष्टि की सुंदरता है। यह कहती है कि सच्ची जीत उस समय होती है जब तुम्हें जीतने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। चुप रहो, क्योंकि जो शांति तुमसे छीन नहीं सकता वही तुम्हारी असली शक्ति है। मौन तब सबसे गहरा होता है जब वह किसी प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि एक पूर्ण निर्णय से आता है। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो सामने वाले के भीतर का शोर बढ़ने लगता है। वह उस शांति को समझ नहीं पाता जो पहले कभी उसे आकर्षित करती थी। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हर स्थिति को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। जब तुम बिना किसी क्रोध या व्याख्या के चुप हो जाते हो तो तुम उसकी सोच के केंद्र बन जाते हो। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब व्यक्ति को कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह अपने ही विचारों में उलझकर आत्मग्लानि का अनुभव करता है। यही वह क्षण होता है जहां तुम्हारा मौन उसका दंड बन जाता है। कभी कभी किसी की परवाह करना भी एक सीमा तक ही सही होता है। जब वह सीमा पार हो जाती है तो तुम्हारा मौन ही तुम्हारी आत्म सुरक्षा बन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि किसी को तुम्हारी शांति बिगाड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जब तुम किसी के गलत व्यवहार पर बोलना बंद करते हो तो तुम उसे उसकी वास्तविकता के साथ अकेला छोड़ देते हो। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा तड़पता है जब उसे कोई अपना समझने वाला व्यक्ति अचानक ठंडा और मौन मिल जाए। वह सोचता है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, पर तुम्हारी खामोशी उसे कोई उत्तर नहीं देती, और यही उसकी बेचैनी बनती है। हर व्यक्ति ये मानता है कि उसके शब्द उसके व्यवहार पर असर डालते हैं, लेकिन जब तुम स्टोइक बनकर स्थिर रहते हो तो यह भ्रम टूट जाता है। तुम्हारी चुप्पी उसे यह एहसास कराती है कि अब उसकी शक्ति खत्म हो गई है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब किसी व्यक्ति का प्रभाव कम होने लगता है तो वह असुरक्षित महसूस करता है, और यह असुरक्षा उसे तुम्हारे विचारों में बांध देती है। इसलिए जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम नियंत्रण नहीं खोते, बल्कि नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हो। मौन एक अदृश्य शक्ति बन जाता है जो बिना कहे सामने वाले को उसकी जगह दिखा देता है। मौन सिर्फ बाहरी शांति नहीं, यह भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो यह उसकी अपेक्षाओं पर प्रहार करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं का स्वामी नहीं बन सकता जब तक तुम उसे यह अधिकार न दो। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी को उम्मीद रहती है कि तुम कुछ कहोगे और तुम नहीं कहते तो उसका मस्तिष्क क्लोजर ढूंढने में फंस जाता है। यही अधूरापन उसे बेचैन करता है। इसलिए चुप रहना सिर्फ परिपक्वता नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीति है जहां शब्दों की जगह मौन बोलता है। कभी कभी सबसे गहरा प्रतिशोध यह होता है कि तुम किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश न करो।
क्योंकि हर स्पष्टीकरण तुम्हें छोटा बनाता है। स्टोइक दृष्टिकोण में कहा गया है, जो जानता है उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाया नहीं जा सकता। जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारी गरिमा बन जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्म संयम दूसरों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ता है। जब तुम चुप हो जाते हो, तुम उनके लिए रहस्य बन जाते हो, और इंसान हमेशा उसी चीज से आकर्षित होता है जिसे वह समझ नहीं पाता। रिश्तों में असली सम्मान तब आता है जब तुम अपनी भावनाओं का मूल्य जान लेते हो। जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर चुके हो और वह फिर भी नहीं समझता, तो अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी गरिमा है। स्टोइक दृष्टि कहती है कि सम्मान शब्दों से नहीं, दूरी से सिखाया जाता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब व्यक्ति को किसी का ध्यान नहीं मिलता, तो वह अपने मूल्य को पुनः सोचने लगता है। तुम्हारा न बोलना उसकी आत्म छवि को हिला देता है, और जब तक वह समझता है कि गलती कहां हुई, तब तक तुम्हारा मौन उसकी याद बन चुका होता है। हर बार जब तुम किसी की नकारात्मकता पर शांत रहते हो, तुम अपनी आत्मा को बचा रहे होते हो, क्योंकि हर बहस में ऊर्जा खर्च होती है, और स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां उसका अर्थ हो। जब तुम किसी की बातों से अप्रभावित रहते हो, तो तुम उसे मानसिक रूप से निरस्त कर देते हो। मनोविज्ञान यह कहता है कि साइलेंस रिजेक्शन से भी गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वयं से सामना कराता है। इसलिए शांत रहना कभी कायरता नहीं, यह तुम्हारे आत्म संयम की पराकाष्ठा है। कभी कभी तुम्हारा मौन किसी को दंड नहीं, बल्कि दर्पण बनकर दिखाता है कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। जब तुम कुछ नहीं कहते, तो वह खुद से सवाल पूछता है, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? यह आत्मचिंतन उसे भीतर से तोड़ता है। स्टोइक विचार यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का भार स्वयं उठाता है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, पर तुम अपने मौन से उसे सोचने पर मजबूर जरूर कर सकते हो। यही मौन की सबसे शांत परंतु सबसे घातक शक्ति है। तुम्हारी खामोशी तब असली शक्ति बनती है जब उसमें कोई क्रोध नहीं होता, सिर्फ स्थिरता होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें आहत करने की कोशिश करता है और तुम भीतर से शांत रहते हो, तो वह असफल हो जाता है। स्टोइसिज्म यह कहता है कि किसी को तुम्हारी आत्मा को छूने की अनुमति मत दो। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि इंसान उसी को याद रखता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसका दिमाग अधूरे संवाद को भूल नहीं पाता। इसलिए शांत रहो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे ऊंचा जवाब है। अंत में याद रखो, तुम्हारा मौन कोई हार नहीं, बल्कि एक गहरा निर्णय है कि अब तुम खुद को प्राथमिकता दे रहे हो। जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में लेता है, उसे तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे मौन की जरूरत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा बल प्रतिक्रिया नहीं, संयम में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है, वही मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए जब तुम चुप रहते हो, तुम सिर्फ किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम खुद के और करीब जा रहे हो। कभी किसी को उसकी ही चुप्पी में डूबने देना सबसे बड़ी सीख होती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो, तो वह व्यक्ति जो तुम्हारी उपस्थिति का आदी था, अपनी ही सोच में खो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आत्म संयम वही कला है जो तुम्हें भीतर से अजेय बनाती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तो तुम्हारा मौन सामने वाले के मन में एक प्रश्न बन जाता है, वो अब कुछ क्यों नहीं कह रहा? और यही प्रश्न उसकी बेचैनी की जड़ बनता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है जब उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि उसका दिमाग अधूरे संवादों को सहन नहीं कर पाता। इसलिए जब तुम चुप रहो, तुम सजा नहीं दे रहे, तुम उसे उसकी सोच में झांकने पर मजबूर कर रहे हो। हर रिश्ता तब बिगड़ता है जब भावनाएं एक तरफा बहने लगती हैं, और हर दर्द वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीदें खत्म नहीं होती। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी की भावनाओं का उत्तर हमेशा उसकी समझ पर निर्भर नहीं करता। जब तुम किसी की अनदेखी के बाद भी शांत रहते हो, तो तुम उसके अहंकार को तोड़ते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसकी उपेक्षा का कोई असर नहीं पड़ा, तो वह भीतर से अस्थिर हो जाता है। यही अस्थिरता उसे तड़पाती है, क्योंकि अब तुम्हारा मौन उसके लिए रहस्य बन जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और अगर बोलने से शांति टूटती है, तो मौन को अपना जवाब बना लो। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम उस स्तर पर नहीं हो जहां हर बात का जवाब जरूरी हो। स्टोइसिज्म यही कहता है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। जब तुम शांत हो जाते हो, तुम अपनी शक्ति अपने भीतर केंद्रित कर लेते हो,
और यही वह अवस्था है जो दूसरों को असहज करती है। मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे भावनात्मक दायरे से बाहर हो जाता है तो वह अपनी अहमियत ढूंढने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसे यह महसूस कराती है कि अब वह तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा, और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ता है। हर मौन एक दर्पण होता है। जब तुम किसी को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से जवाब देते हो तो वह व्यक्ति अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देखने लगता है। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि तुम्हारी शांति तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज है। जब तुम बोलने की बजाय दूरी चुनते हो, तुम अपने मन की रक्षा करते हो। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान अपने अपराध बोध को छिपा नहीं सकता, वह सिर्फ देर से स्वीकार करता है। और जब उसे कोई मौन व्यक्ति सामने से दिखता है तो वह अपनी गलती को महसूस करने लगता है। इसीलिए कभी कभी चुप रहना बदले से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। कभी किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं कि तुम क्या महसूस करते हो, क्योंकि जो वास्तव में समझता है उसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती। स्टोइक जीवन यही सिखाता है कि अपनी भावनाओं को व्यर्थ न करो। जब तुम किसी के गलत व्यवहार पर मौन रहते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को अस्वीकार कर रहे होते हो। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही चाहता है जो उसे नहीं मिलता, और जब उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह और अधिक बेचैन होता जाता है। तुम्हारा न बोलना उसकी उत्सुकता को जलाता है और उसकी बेचैनी तुम्हारी जीत बन जाती है। हर शब्द तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ता है, इसलिए बोलने से पहले सोचो कि क्या वह आवश्यक है। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तो तुम हर उस चीज से ऊपर उठ जाते हो जो तुम्हें अस्थिर करती थी। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं पाता तो वह अपनी सोच में उलझने लगता है। कहीं उसने मुझे भुला तो नहीं दिया? यह विचार ही उसे भीतर से तोड़ता है। इसलिए मौन कोई पलायन नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है, जो सबसे ऊंचे स्तर की मानसिक शक्ति को दर्शाता है। तुम्हारा मौन दूसरों के लिए रहस्य बन सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए यह आत्म संयम का मंदिर है। स्टोइक दर्शन कहता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें दिशा देना सीखो। जब तुम किसी के नकारात्मक व्यवहार पर स्थिर रहते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हो। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही अपने संबंधों में वास्तविक शक्ति रखता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम फिर भी शांत रहो तो समझो तुम अब उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त हो चुके हो। मौन किसी की गलती को उजागर नहीं करता बल्कि उसे सोचने का अवसर देता है। जब तुम किसी के व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उसका मस्तिष्क असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे नियंत्रण खोने का डर लगता है। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को स्थिर रखने में है। साइकोलॉजी ये बताती है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्स इंसान के भीतर सबसे गहरी बेचैनी पैदा करता है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि यही वह दर्पण है जिसमें हर व्यक्ति अपनी सच्चाई देखता है, चाहे वो स्वीकार करे या नहीं। हर रिश्ता उस क्षण टूटता है जब एक व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी मौजूदगी अब किसी के लिए मायने नहीं रखती। जब तुम अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देते हो तो तुम दूसरे के अस्तित्व को तुम्हारे जीवन से बाहर कर देते हो। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि जो चीज तुम्हारी आत्मा को अस्थिर करती है उसे त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। मनोविज्ञान बताता है कि जब व्यक्ति तुम्हारे मौन से अस्थिर होता है तो वह खुद अपनी गलतियों के बोझ तले झुकने लगता है। तुम्हारा मौन उसका दर्पण है और उस दर्पण में वह वही देखता है जिससे वह हमेशा भागता रहा है, अपनी सच्चाई। अंत में मौन कोई प्रतिक्रिया नहीं बल्कि घोषणा है कि अब तुम्हारा मन दूसरों की उलझनों से ऊपर उठ चुका है। स्टोइसिज्म कहता है कि स्थिरता सबसे बड़ा प्रतिशोध है, और साइकोलॉजी यह मानती है कि कोई व्यक्ति तब सबसे अधिक बदलता है जब उसे किसी का सामना नहीं बल्कि मौन मिलता है। जब तुम शांति से पीछे हटते हो तो तुम्हारा मौन समय के साथ एक सबक बन जाता है। इसलिए कुछ मत कहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही अब वह वाक्य है जो वह बार बार अपने मन में पढ़ेगा और हर बार तड़पेगा। कभी कभी सबसे गहरी बात वही होती है जो कहीं नहीं जाती। जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो सामने वाला अचानक अपने ही विचारों के बीच फंस जाता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं। जब तुम चुप रहो तो तुम्हारा मौन सामने वाले की आत्मा में गूंजने लगता है।
मनोविज्ञान कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा बेचैन होता है जब उसे जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उसका मस्तिष्क क्लोजर खोजता रहता है। तुम्हारा न बोलना उसकी बेचैनी का कारण बन जाता है। इसलिए हर स्थिति में यह याद रखो, तुम्हारा मौन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नियंत्रण है। यही वह शक्ति है जो धीरे धीरे उसकी शांति छीन लेती है और तुम्हें भीतर से मुक्त कर देती है। जो तुम्हें हल्के में लेता है उसे किसी बहस की नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति की जरूरत है। जब तुम बोलना बंद करते हो तो सामने वाला तुम्हारे मौन में अपने कर्मों की गूंज सुनता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि तुम्हारा आत्मसंयम तुम्हारी पहचान है और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में मजबूत होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी की ओर से इमोशनल विड्रॉल महसूस करता है तो वह अपने ही व्यवहार पर पुनर्विचार करने लगता है। यही आत्मसंघर्ष उसकी बेचैनी बनता है। इसलिए चुप रहो, न सजा देने के लिए बल्कि यह जताने के लिए कि तुम्हारी शांति अब किसी के वश में नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसे सिर्फ दोषी आत्मा समझ सकती है। स्टोइसिज्म कहता है, अपनी ऊर्जा उसी जगह लगाओ जहां उसका अर्थ हो, बाकी जगह बस शांति रखो। जब तुम बोलना छोड़ते हो तो तुम्हारा मौन सामने वाले के अहंकार पर प्रहार करता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब सबसे असुरक्षित होता है जब उसे किसी का ध्यान नहीं मिलता। जब तुम मौन हो जाते हो तो वह अपने भीतर का शून्य महसूस करता है। यही शून्यता उसकी बेचैनी का आरंभ है और तुम्हारे लिए यह एक मुक्ति का क्षण जहां तुम शब्दों की जंजीरों से आजाद हो जाते हो। हर रिश्ता तब तक जिंदा रहता है जब तक उसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, रिश्ता अपने असली रूप में दिखाई देता है। स्टोइक विचार कहता है, किसी को भी अपनी आंतरिक शांति का कारण या परिणाम मत बनने दो। साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है कि साइलेंस क्रिएट्स रिफ्लेक्शन, यानी जब कोई तुम्हारे मौन का सामना करता है तो वह खुद से सवाल करने लगता है। यही आत्म संवाद उसकी बेचैनी में बदलता है। इसलिए जब तुम चुप रहो तो समझो तुम कुछ खो नहीं रहे बल्कि अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हो। शब्द कभी कभी रिश्ते बचा नहीं पाते, पर मौन किसी का असली चेहरा दिखा देता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी कल्पनाओं में तुम्हारा चित्र बनाता है और वही उसकी चिंता बन जाती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी क्रियाओं के परिणाम का उत्तरदायी है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो तुम उसे अपने कर्मों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देते हो। साइकोलॉजी ये बताती है कि गिल्ट और कंफ्यूजन व्यक्ति को सबसे अधिक मानसिक रूप से थका देते हैं। तुम्हारा मौन वही दोनों भाव उसमें पैदा करता है। इसलिए बोलने के बजाय अपने मौन को अपने सम्मान की ढाल बना लो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी शब्दों से भी ज्यादा शोर करती है। स्टोइसिज्म में इसे डिग्निफाइड डिटैचमेंट कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम्हारी शांति दूसरे की बेचैनी बन जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति बार बार प्रतिक्रिया पाता है वह आश्वस्त रहता है कि उसे अब भी महत्व है। लेकिन जब तुम हर प्रतिक्रिया बंद कर देते हो तो उसकी यह मानसिक स्थिरता टूट जाती है। वह खुद को अस्वीकृत महसूस करने लगता है और वही तड़प उसका सच्चा सबक बनती है। इसलिए बोलो नहीं, बस मौन को अपनी भाषा बना लो, क्योंकि मौन ही सबसे स्पष्ट उत्तर है। जब कोई तुम्हें आहत करे और तुम फिर भी शांत रहो तो समझो कि तुमने खुद पर विजय पाली है। स्टोइसिज्म कहता है कि वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे और तुम स्थिर रहो। साइकोलॉजी बताती है कि इमोशनल न्यूट्रलिटी सबसे गहरा प्रतिशोध है। जब तुम न गुस्सा दिखाते हो न दर्द, तो सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाता। उसकी कल्पना उसे कचोटती रहती है और वह हर संभावित उत्तर खुद के भीतर ढूंढता है। इसलिए चुप रहो, क्योंकि यही वह मानसिक हथियार है जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। हर व्यक्ति अपने अहंकार का गुलाम होता है। जब तुम उससे संवाद बंद कर देते हो तो उसका अहंकार दिशा खो देता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, किसी को नियंत्रित करने का सबसे सुरक्षित तरीका है उसे अपना ध्यान वापस ले लेना। मनोविज्ञान भी यही सिद्ध करता है कि अटेंशन विथड्रॉवल से व्यक्ति के अंदर आत्म मूल्य की भावना हिल जाती है। जब उसे यह एहसास होता है कि अब वह तुम्हारे लिए अप्रासंगिक है तो वह खुद को महत्वहीन महसूस करने लगता है और यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। इसलिए मौन रहो ताकि उसे अपनी आवाज में अपनी गलती सुनाई दे। कभी कभी तुम्हारा मौन किसी के भीतर की सबसे गहरी खामोशी को तोड़ देता है। स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि दूसरों के कर्मों से ऊपर उठना ही सच्चा संयम है।
जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम उसके खेल से बाहर निकल जाते हो। साइकोलॉजी बताती है कि साइलेंस ट्रिगर्स सेल्फ एनालिसिस, यानी मौन व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है कि उसने क्या खो दिया। और जब कोई सोचने लगता है कि उसने तुम्हें क्यों खोया, तब वह पहले ही तुम्हारे प्रभाव में आ चुका होता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति वही सजा है जिसे वह कभी शब्दों में नहीं समझ पाएगा। याद रखो, तुम्हारा मौन सिर्फ उसकी बेचैनी नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो तुम अपने भीतर की शक्ति को सहेजते हो। स्टोइसिज्म कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी प्रतिक्रिया को परिस्थितियों से नहीं, अपने विवेक से तय करता है। साइकोलॉजी यह बताती है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। इसलिए जब तुम शांत रहते हो तो तुम उसे नहीं, खुद को जीतते हो। और जब कोई आत्मा खुद पर जीत जाती है, तब दुनिया उसके मौन से डरने लगती है। और अंत में मौन कोई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक निर्णय है। यह बताता है कि अब तुम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हो। अब तुम्हारी शांति तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा संयम तुम्हारी शक्ति। जो पहले तुम्हारी आवाज से चलता था, अब तुम्हारी खामोशी में खो जाएगा। क्योंकि जब एक स्टोइक आत्मा चुप होती है तो वो हार नहीं मानती, बल्कि जीत को स्थिरता के रूप में चुनती है। चुप रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा जवाब वही होता है जो कभी बोला ही नहीं गया।